नमस्कार दोस्तों, आज हम विजय माल्या की कहानी का विश्लेषण करेंगे। उनके जीवन के उतार चढ़ावों को करीब से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या हुआ था। एक ऐसा नाम जो कभी सफलता का पर्याय हुआ करता था, जो कभी भारत में सफलता और ऐशो आराम का प्रतीक था। उनकी लाइफस्टाइल किसी राजा महाराजा से कम नहीं थी। शानदार पार्टियां जिनकी चर्चा हर तरफ होती थी। ग्लैमर उनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा था। फिल्म इंडस्ट्री से लेकर क्रिकेट जगत तक हर जगह उनकी मौजूदगी दर्ज थी। क्रिकेट, खासकर आईपीएल में उनकी टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर उनकी पहचान बन गई थी, और अरबों का साम्राज्य जो उन्होंने अपनी मेहनत और काबिलियत से खड़ा किया था। उनकी कंपनी किंगफिशर एक ब्रांड बन चुकी थी। माल्या को किंग ऑफ गुड टाइम्स कहा जाता था। वो अपनी जिंदगी को पूरी तरह से जीते थे और दूसरों को भी प्रेरित करते थे। लेकिन वक्त बदला, समय का पहिया घूमा और परिस्थितियां पूरी तरह से बदल गईं। और आज उनकी पहचान एक भगोड़े के रूप में है, जो अपने देश से दूर एक अलग जिंदगी जी रहे हैं, जिस पर भारतीय बैंकों के हजारों करोड़ रुपए लेकर भागने का आरोप है। ये एक बहुत बड़ा आरोप है, जिसकी जांच अभी भी चल रही है। सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ? कैसे एक चमकदार उद्योगपति, जो कभी सफलता की मिसाल था, देश का सबसे बड़ा डिफॉल्टर बन गया? ये एक ऐसा सवाल है जो हर किसी के मन में उठता है। क्या यह सिर्फ बिजनेस फेल होने की कहानी है, या इसके पीछे कोई और वजह भी है, या सिस्टम की नाकामी भी इसमें छिपी है? क्या हमारे बैंकिंग सिस्टम में कोई खामी थी जिसका फायदा उठाया गया? आज हम इस पहेली की परतें खोलेंगे और सच जानने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि हमारे सिस्टम और आपके पैसे की कहानी है। ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस दिलचस्प और पेचीदा कहानी का सफर। विजय माल्या की उस यात्रा का विश्लेषण जो अर्श से फर्श तक जाती है। एक ऐसी यात्रा जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। विजय माल्या को बिजनेस विरासत में मिला था। उनके पिता विट्ठल माल्या यूनाइटेड ब्रेवरीज ग्रुप के संस्थापक थे। पिता के निधन के बाद 28 साल की उम्र में विजय ने कंपनी संभाली और उसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। किंगफिशर बियर को उन्होंने भारत का नंबर 1 ब्रांड बना दिया। यह सिर्फ एक बियर नहीं, बल्कि एक लाइफस्टाइल बन गई। किंगफिशर कैलेंडर, एयरलाइंस और आईपीएल टीम, माल्या ने ब्रांड को ग्लैमर से जोड़ दिया। लेकिन इस चमक के पीछे एक अंधेरा था। माल्या का बिजनेस मॉडल बेहद आक्रामक था, और वो किंगफिशर एयरलाइंस पर पैसा पानी की तरह बहा रहे थे। उन्हें लगा ब्रांड बड़ा होगा तो मुनाफा अपने आप आ जाएगा। यही उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। किंगफिशर एयरलाइंस माल्या का सबसे बड़ा सपना था, लेकिन यही उनके पतन का कारण भी बना। शुरुआत में एयरलाइन ने शानदार सर्विस और अवार्ड से सबका दिल जीता। 2007 में माल्या ने एयर डेक्कन को खरीदा ताकि इंटरनेशनल रूट्स मिल सकें, लेकिन 2 अलग मॉडल की एयरलाइंस को एक साथ चलाना भारी पड़ गया। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें, लगातार घाटा और लग्जरी पर खर्च। माल्या ने बैंकों से भारी लोन लेना शुरू किया। बैंक भी उनकी छवि और रसूख के आगे झुकते रहे। 2011 तक हालात इतने खराब हो गए कि कर्मचारियों को सैलरी तक नहीं मिल रही थी। आखिरकार 2012 में किंगफिशर का लाइसेंस सस्पेंड हो गया। हजारों कर्मचारी बेरोजगार हो गए और माल्या की चमकदार दुनिया बिखर गई। किंगफिशर एयरलाइंस एक समय पर भारत की सबसे लोकप्रिय एयरलाइनों में से एक थी। अपनी शानदार शुरुआत और आकर्षक ब्रांडिंग के बावजूद यह अंततः वित्तीय संकटों में घिर गई। जब किंगफिशर के बंद होने के बाद इसके वित्तीय लेन देन की जांच शुरू हुई, तो असली घोटाले की परतें खुली। यह घोटाला सिर्फ एक कंपनी के डूबने की कहानी नहीं थी, बल्कि इसमें वित्तीय अनियमितताओं और भ्रष्टाचार का एक जाल बुना गया था। विजय माल्या, जो किंगफिशर एयरलाइंस के मालिक थे, उन्होंने 17 बैंकों से करीब 9,000 करोड़ रुपए का लोन लिया था। यह लोन विभिन्न बैंकों से अलग अलग समय पर लिया गया, और इसमें कई तरह की शर्तें और नियम शामिल थे। यह जनता का पैसा था जो बैंकों में जमा किया गया था। इन बैंकों को जनता के पैसे की सुरक्षा और सही उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए था। सवाल उठा, जब कंपनी लगातार घाटे में थी और उसकी वित्तीय स्थिति कमजोर हो रही थी, तो बैंक लगातार उसे लोन क्यों देते रहे? क्या बैंकों ने उचित जांच पड़ताल की, या वे किसी दबाव में काम कर रहे थे? जवाब छिपा है माल्या के रसूख और सिस्टम की खामियों में। यह मामला दिखाता है कि कैसे प्रभावशाली लोग अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके नियमों को तोड़ सकते हैं। सांसद होने के नाते माल्या को समाज में एक विशेष स्थान प्राप्त था। उन्होंने अपने राजनीतिक संपर्कों का फायदा उठाया
और बैंकों पर लोन देने के लिए दबाव बनाया, और बैंक अधिकारियों ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए सारे नियम ताक पर रख दिए। उन्होंने बिना सोचे समझे लोन बांट दिए। लोन के बदले रखी गई संपत्तियां भी अक्सर कम कीमत की थीं, जिससे बैंकों को नुकसान होने का खतरा था। जब बैंकों ने अपना पैसा वापस मांगा तो बहुत देर हो चुकी थी। माल्या ने आनाकानी की और कानूनी दांव पेंच अपनाए, जिससे बैंकों के लिए पैसा वसूलना मुश्किल हो गया। यह पूरा मामला भारत के बैंकिंग सिस्टम की कमजोरियों को उजागर करता है और दिखाता है कि कैसे कुछ लोग सिस्टम का फायदा उठाकर जनता के पैसे को लूट सकते हैं। जहां आम आदमी को एक छोटा सा लोन लेने के लिए भी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, वहीं रसूखदारों को अरबों रुपए आसानी से मिल जाते हैं, क्योंकि उनके पास सिस्टम को प्रभावित करने की शक्ति होती है। 2 मार्च 2016 विजय माल्या चुपचाप देश छोड़कर लंदन चले गए। उस वक्त सीबीआई जांच कर रही थी। बैंक सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में थे, लेकिन माल्या को रोकने की कोई कोशिश नहीं हुई। उनके भागने की खबर से देश में हड़कंप मच गया। सवाल उठा, क्या उन्हें जानबूझकर जाने दिया गया? सीबीआई ने सफाई दी कि गिरफ्तारी वारंट नहीं था, लेकिन जनता संतुष्ट नहीं हुई। लंदन पहुंचकर माल्या ने खुद को निर्दोष बताना शुरू किया, सोशल मीडिया पर सफाई दी और खुद को राजनीतिक शिकार बताया। भारत सरकार ने प्रत्यर्पण की मांग की। ब्रिटिश कोर्ट ने भी धोखाधड़ी का मामला माना, लेकिन माल्या अब भी कानूनी दांवपेंच से बच रहे हैं। मीडिया और ग्लैमर ने माल्या की छवि गढ़ने में बड़ी भूमिका निभाई। कभी वो पेज 3 के स्टार थे, पार्टियों, कैलेंडर और आईपीएल में छाए रहते थे। मीडिया ने उन्हें किंग ऑफ गुड टाइम्स बना दिया, लेकिन जैसे ही घोटाले सामने आए, वही मीडिया उनके खिलाफ हो गया। अब वो विलेन बन गए। जनता का गुस्सा सोशल मीडिया पर फूटा। माल्या को भगोड़ा और चोर कहा जाने लगा। उनकी ग्लैमरस लाइफस्टाइल, जो कभी ताकत थी, अब सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। माल्या ने भी मीडिया के जरिए अपनी सफाई दी, लेकिन तब तक देश का भरोसा उनसे उठ चुका था। उनकी कहानी अब गुस्से और हताशा का प्रतीक बन गई थी। विजय माल्या की कहानी एक ऐसी गाथा है जो हमारे सिस्टम के लिए एक आईना है। यह सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस व्यवस्था की कहानी है जिसमें कमजोरियां हैं, खामियां हैं और उन खामियों का फायदा उठाने वालों की कहानी है। सबसे बड़ा सबक, हमें अपनी बैंकिंग प्रणाली को सुधारना होगा। बैंकिंग सिस्टम को पारदर्शी और सख्त बनाना होगा। नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा, ताकि किसी भी तरह की धोखाधड़ी की संभावना को कम किया जा सके, ताकि लोन सिर्फ नाम या रसूख पर न मिले, बल्कि योग्यता और क्षमता के आधार पर मिले। लोन देने की प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी। दूसरा सबक, हमें अपनी जांच एजेंसियों को सशक्त बनाना होगा। जांच एजेंसियों और कानून को इतना मजबूत बनाना होगा कि वे आर्थिक अपराधों की गहराई से जांच कर सकें और दोषियों को पकड़ सकें, कि कोई भी आर्थिक अपराधी देश छोड़कर भाग न सके। सीमाओं पर निगरानी बढ़ानी होगी और भगोड़ों को पकड़ने के लिए इंटरपोल जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग करना होगा। कानूनी प्रक्रिया तेज करनी होगी, ताकि मुकदमों का निपटारा जल्दी हो सके और न्याय मिलने में देरी न हो, ताकि दोषियों को जल्द सजा मिले और पीड़ितों को न्याय मिल सके। ये जरूरी है कि न्याय प्रणाली त्वरित और प्रभावी हो। तीसरा सबक, हमें अपनी सोच बदलनी होगी। हमें सफलता के झूठे पैमानों और ग्लैमर से प्रभावित होना बंद करना होगा। हमें यह समझना होगा कि दिखावे की दुनिया से परे भी एक सच्चाई होती है। असली सफलता ईमानदारी और चरित्र में है, न कि दौलत और शोहरत में। माल्या की कहानी चेतावनी है, एक सबक है। गुड टाइम्स अगर ईमानदारी पर न टिके हों तो वो खोखले होते हैं, तो जल्दी बैड टाइम्स में बदल सकते हैं। ये एक कड़वी सच्चाई है जिसे हमें स्वीकार करना होगा। देश का आत्मसम्मान तभी बचेगा जब हम अपनी व्यवस्था को मजबूत करेंगे, जब कानून सब पर बराबर लागू हो, बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो खुद को कितना भी बड़ा किंग क्यों ना समझे। कानून से ऊपर कोई नहीं है और ये बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए।